जैसे ही चारों उस स्थिर दिखाई देने वाले मार्ग पर आगे बढ़े, उन्हें यह एहसास होने लगा कि इस बार जो बदलाव आ रहा है वह धीरे धीरे और लगभग अदृश्य तरीके से उनके आसपास की वास्तविकता को बदल रहा है। क्योंकि इस बार न तो कोई अचानक गिरावट थी, न ही तेज गति का हमला, बल्कि एक ऐसी शांत परत थी जो हर कदम के साथ अपनी प्रकृति बदल रही थी। और यही इसे अब तक के हर स्तर से ज्यादा खतरनाक बना रहा था, क्योंकि यहाँ खतरा दिख नहीं रहा था बल्कि महसूस हो रहा था। आरव ने सबसे पहले अपने कदमों के नीचे की सतह को ध्यान से महसूस किया और उसने पाया कि यह पहले जैसी प्रतिक्रिया नहीं दे रही, बल्कि उसके हर कदम के बाद कुछ सेकंड के लिए स्थिर रहती है और फिर धीरे धीरे अपनी बनावट बदल देती है, जैसे वह उसकी चाल को याद रख रही हो और उसी के अनुसार खुद को ढाल रही हो। और यही उसे यह सोचने पर मजबूर करता है कि यहाँ केवल वर्तमान कदम ही नहीं बल्कि पिछले कदम भी असर डाल रहे हैं। सिया ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और उससे लगा कि रास्ता सीधा है, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ रही है, पीछे का हिस्सा धीरे धीरे बदल रहा है, जैसे वह रास्ता वैसा नहीं रह रहा जैसा उन्होंने पार किया था। और यही उसे यह एहसास कराता है कि यह जगह केवल आगे नहीं बल्कि पीछे से भी उन्हें प्रभावित कर रही है। मेघा ने इस बदलाव को जोड़ते हुए कहा कि यह जगह लिनियर नहीं है, क्योंकि यहाँ समय भी एक दिशा में नहीं चल रहा, बल्कि हर कदम के साथ अतीत और वर्तमान दोनों बदल रहे हैं। और इसका मतलब है कि अगर वे एक ही चाल। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का डार्क डिजायर ऑडियो यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहूंगा। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान लेखक की कल्पना पर आधारित है और इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, घटना, जाति, संस्कृति या समाज से कोई संबंध नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना है। हमारा किसी भी प्रकार का सामाजिक, धार्मिक या सांस्कृतिक संस्थाओं को ठोस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। यदि किसी श्रोता को इस कहानी का कोई अंश सुनने की आपत्तिजनक प्रतीत हो तो कृपया इसे केवल एक काल्पनिक एवं मनोरंजनात्मक रचना के रूप में ही ले। यह कहानी पूरी तरह से मेरी स्वयं लिखी हुई है। इसे न तो किसी अन्य लेखक से लिया गया है और न ही किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कॉपी किया गया है। इस कहानी की सभी कॉपीराइट डार्क डिजायर ऑडियो चैनल के अंतर्गत सुरक्षित है। चाल को दोहराएंगे तो परिणाम हर बार अलग होगा। जबकि आदित्य ने अपनी चाल को थोड़ा तेज करने की कोशिश की, लेकिन उसने पाया कि जैसे ही वह तेजी से आगे बढ़ता है, उसके पीछे का हिस्सा ज्यादा तेजी से बदलने लगता है, जैसे ये जगह उसकी गति के अनुसार अपनी प्रतिक्रिया को बढ़ा रही हो। और यही उसे धीमा होने पर मजबूर करता है। कुछ ही दूरी तय करने के बाद अचानक उनके सामने का रास्ता दो हिस्सों में बंट गया। लेकिन इस बार यह केवल दो विकल्प नहीं थे, क्योंकि दोनों रास्ते एक जैसे दिख रहे थे और उनमें कोई स्पष्ट अंतर नहीं था। और यही इस स्तर की पहली बड़ी परीक्षा थी, क्योंकि अब उन्हें बिना किसी संकेत के चुनाव करना था। सिया ने दोनों रास्तों को ध्यान से देखा और उसने महसूस किया कि देखने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि दोनों समान हैं। और यही उसे यह सोचने पर मजबूर करता है कि यहाँ निर्णय देखने से नहीं बल्कि महसूस करने से लेना होगा। जबकि आरव ने अपने पिछले कदमों को याद करते हुए ये समझने की कोशिश की कि कौन सा रास्ता उनकी अब तक की चाल के साथ बेहतर तालमेल बैठा सकता है। मेघा ने इस स्थिति को और गहराई से समझते हुए कहा कि यह चुनाव सही या गलत का नहीं है, बल्कि यह इस बात का है कि वे किस प्रकार के परिणाम को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि यहाँ हर रास्ता उन्हें आगे ले जाएगा, लेकिन अलग तरीके से। जबकि आदित्य ने बिना ज्यादा सोचे एक रास्ता चुनने की बजाय दोनों के बीच की सीमा पर कदम रखने की कोशिश की, ताकि वह किसी एक में बंधे बिना आगे बढ़ सके। जैसे ही उसने ऐसा किया, जमीन के नीचे एक हल्की सी दरार उभरी और यह साफ हो गया कि यहाँ संतुलन बनाए रखना आसान नहीं होगा, क्योंकि यह जगह उन्हें किसी एक दिशा में जाने के लिए मजबूर कर रही है। और यही उसे तुरंत एक रास्ता चुनने के लिए मजबूर करता है। चारों ने एक ही दिशा में कदम बढ़ाया और जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, दूसरा रास्ता धीरे धीरे गायब होने लगा, जैसे वह कभी था ही नहीं। और यह स्पष्ट हो गया कि यहाँ हर निर्णय स्थायी प्रभाव डालता है, क्योंकि एक बार चुना गया रास्ता बाकी विकल्पों को खत्म कर देता है। लेकिन ये केवल शुरुआत थी, क्योंकि कुछ ही कदम आगे बढ़ते ही रास्ता फिर से कई हिस्सों में बंट गया। और इस बार वे हिस्से अलग अलग ऊंचाइयों पर थे, जैसे हर एक रास्ता एक अलग स्तर पर जा रहा हो। और यही इस स्तर की दूसरी चुनौती थी, क्योंकि अब उन्हें केवल दिशा नहीं बल्कि स्तर भी चुनना था। सिया ने नीचे वाले रास्ते को देखा और उससे लगा कि वह ज्यादा स्थिर है, लेकिन उसमें गहराई कम है, जबकि ऊपर वाले रास्ते में जोखिम ज्यादा है, लेकिन वह आगे ज्यादा दूर तक जा रहा है। और यही उसे यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या उन्हें सुरक्षित रास्ता चुनना चाहिए या जोखिम वाला। आरव ने इस बार अलग दृष्टिकोण अपनाया और उसने देखा कि कौन सा रास्ता उनकी अब तक की चाल के साथ बेहतर मेल खाता है। क्योंकि अगर वे अचानक
पूरी तरह अलग दिशा चुनेंगे तो संतुलन बिगड़ सकता है, और यही उसे एक मध्यम स्तर के रास्ते की ओर ले जाता है, जो न बहुत ऊपर है और न बहुत नीचे। मेघा ने इस चुनाव को समझते हुए कहा कि यह जगह एक्सट्रीम्स को दंडित कर रही है, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा जोखिम या बहुत ज्यादा सुरक्षा दोनों ही असंतुलन पैदा कर सकते हैं, और इसका मतलब है कि उन्हें संतुलन के बीच में रहना होगा। जबकि आदित्य ने अपनी गति को थोड़ा नियंत्रित करते हुए उसी रास्ते पर कदम रखा। धीरे धीरे चारों उस रास्ते पर आगे बढ़ते गए, और अब उन्हें यह महसूस होने लगा कि उनका हर निर्णय न केवल उनके सामने के रास्ते को बल्कि पीछे के ढांचे को भी बदल रहा है, और यही उन्हें और सतर्क बना रहा था, क्योंकि अब गलती का कोई सुधार नहीं था। अचानक उनके सामने एक ऐसा हिस्सा आया जहां रास्ता पूरी तरह गायब हो गया, और उसके आगे केवल खाली स्थान था, लेकिन उस खाली स्थान में हल्की हल्की तरंगें थीं, जैसे वहां कुछ मौजूद हो लेकिन दिखाई न दे रहा हो। और यही इस स्तर की अगली परीक्षा थी, क्योंकि अब उन्हें बिना दिखे हुए रास्ते पर भरोसा करना था। सिया ने सबसे पहले उस खाली स्थान की ओर कदम बढ़ाया, और जैसे ही उसने अपना पैर आगे रखा, उसे महसूस हुआ कि वहां एक अदृश्य सतह है जो उसके वजन के साथ स्थिर हो रही है, और यही उसे आगे बढ़ने का साहस देता है। आरव ने भी उसी तरह अपना कदम रखा, और उसने पाया कि यह सतह पूरी तरह स्थिर नहीं है, बल्कि उसके हर कदम के साथ बदल रही है, जैसे उसे हर बार नया संतुलन बनाना पड़ रहा हो। जबकि मेघा ने इस अदृश्य संरचना को समझने की कोशिश की, और उसने महसूस किया कि यह केवल विश्वास का नहीं बल्कि लगातार समायोजन का खेल है। आदित्य ने इस बार अपनी चाल को पूरी तरह नियंत्रित करते हुए हर कदम को धीरे धीरे रखा, ताकि वह इस अदृश्य सतह के साथ तालमेल बना सके, और धीरे धीरे चारों उस खाली दिखने वाले हिस्से को पार करने लगे। जैसे ही वे उस पार पहुंचे, उनके पीछे की पूरी संरचना गायब हो गई, और अब उनके सामने एक नई जगह उभरने लगी, जहां जमीन, हवा और रोशनी तीनों अलग तरीके से व्यवहार कर रहे थे। और यह साफ था कि अब तक की हर सीख को एक नए स्तर पर परखा जाने वाला है, क्योंकि अब जो आने वाला था वह केवल रास्तों और संरचनाओं का नहीं बल्कि उनकी समझ की सीमा का परीक्षण था। और इसी एहसास के साथ चारों उस नए क्षेत्र की ओर बढ़े, जहां हर अगला कदम उन्हें उस गहराई के और करीब ले जाने वाला था, जिसे वे अब तक केवल महसूस कर रहे थे और अब उसे पूरी तरह समझने के करीब पहुंच चुके थे। रोशनी के उस नए क्षेत्र में प्रवेश करते ही चारों को तुरंत यह महसूस हुआ कि इस बार वातावरण केवल बदल नहीं रहा बल्कि खुद को लगातार पुनर्गठित कर रहा है, जैसे हर क्षण वह अपने नियमों को नए सिरे से तय कर रहा हो। और यही इस स्तर को अब तक के हर अनुभव से अलग बनाता था, क्योंकि यहाँ कोई स्थिर पैटर्न पकड़ना लगभग असंभव था, और यही उसकी असली चुनौती थी। आरव ने जैसे ही पहला कदम उस सतह पर रखा, उसने महसूस किया कि यह जमीन न तो पूरी तरह ठोस है और न ही पूरी तरह तरल, बल्कि यह उसके कदम के अनुसार अपना स्वरूप बदल रही है, जैसे वह हर संपर्क के साथ खुद को फिर से परिभाषित कर रही हो। और यही उसे यह समझने के लिए मजबूर करता है कि यह स्थिरता एक भ्रम है, क्योंकि हर चीज संपर्क के आधार पर बदल रही है। सिया ने चारों तरफ देखा और उससे लगा कि यह जगह किसी निश्चित आकार में नहीं बंधी, क्योंकि दूर तक फैली हुई संरचनाएं हर कुछ सेकंड में अपनी आकृति बदल रही थीं, जैसे वे किसी निश्चित रूप में टिकना ही नहीं चाहती। और यही उसे यह एहसास कराता है कि यहाँ देखने पर भरोसा करना मुश्किल है। मेघा ने इस पूरे बदलाव को जोड़ते हुए कहा कि यह क्षेत्र केवल दृश्य नहीं बल्कि परसेप्शन ड्रिवन है, क्योंकि जो वे देख रहे हैं वह उनके मन की स्थिति के अनुसार बदल सकता है। और इसका मतलब है कि अगर उनका ध्यान अस्थिर होगा तो वातावरण भी अस्थिर हो जाएगा। जबकि आदित्य ने बिना रुके अपनी चाल को तेज करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने गति बढ़ाई, उसके आसपास की संरचनाएं और तेजी से बदलने लगीं, जिससे उसका संतुलन बिगड़ने लगा। और यही उसे यह समझने पर मजबूर करता है कि यहाँ गति को नियंत्रित करना जरूरी है। कुछ ही कदम आगे बढ़ने के बाद अचानक उनके सामने का क्षेत्र पूरी तरह धुंधला हो गया, जैसे किसी ने उनके सामने एक परत डाल दी हो, और उसी क्षण उनके पीछे का हिस्सा पूरी तरह साफ हो गया, जैसे ये जगह उन्हें पीछे देखने के लिए मजबूर कर रही हो। और यही इस स्तर की पहली परीक्षा थी, क्योंकि अब उन्हें तय करना था कि वे आगे के अनिश्चितता को स्वीकार करेंगे या पीछे की स्पष्टता में लौटने की कोशिश करेंगे। सिया ने एक पल के लिए पीछे देखा, जहां सब कुछ स्पष्ट था, लेकिन उसने तुरंत समझ लिया कि वह स्पष्टता केवल एक जाल है, क्योंकि वह उन्हें वहीं रोक सकती है। और उसने बिना देर किए आगे की धुंध में कदम बढ़ाया,
जबकि आरव ने भी उसी तरह अपने ध्यान को आगे केंद्रित रखा, क्योंकि अब तक की यात्रा ने उन्हें ये सिखाया था कि स्पष्टता हमेशा सुरक्षित नहीं होती। मेघा ने इस स्थिति को समझते हुए कहा कि यह जगह उन्हें निर्णय के स्तर पर परख रही है, क्योंकि जो लोग पीछे की स्पष्टता को चुनेंगे वे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जबकि आदित्य ने बिना पीछे देखे सीधे धुंध में कदम रखा, और जैसे ही उसने ऐसा किया उसके सामने की धुंध हल्की सी साफ होने लगी, जैसे उसने सही दिशा पकड़ी हो। धीरे धीरे चारों उस धुंध के भीतर आगे बढ़ने लगे, और जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए उनके सामने का रास्ता थोड़ा थोड़ा स्पष्ट होता गया। लेकिन ये स्पष्टता स्थायी नहीं थी, क्योंकि हर कुछ कदम के बाद वह फिर से बदल जाती थी, और यही इस स्तर की दूसरी चुनौती थी, क्योंकि अब उन्हें लगातार बदलते हुए रास्ते के साथ तालमेल बनाना था। अचानक उनके सामने एक ऐसा क्षेत्र उभरा जहां जमीन कई परतों में बंटी हुई थी, और हर परत अलग गति से हिल रही थी, जैसे वे एक दूसरे से जुड़ी होने के बावजूद स्वतंत्र हों। और यही इस स्तर की अगली परीक्षा थी, क्योंकि अब उन्हें केवल एक सतह पर नहीं बल्कि कई स्तरों पर संतुलन बनाना था। सिया ने सबसे पहले एक निचली परत पर कदम रखा, और उसने महसूस किया कि यह धीमी है लेकिन पूरी तरह स्थिर नहीं है। जबकि आरव ने ऊपर की परत को देखा और उसे लगा कि वहां गति ज्यादा है, लेकिन उसमें एक लय है, और यही उसे आकर्षित करता है। मेघा ने इस पूरे ढांचे को जोड़ते हुए कहा कि यह केवल ऊंचाई का नहीं बल्कि प्रतिक्रिया का खेल है, क्योंकि हर परत अलग तरह से प्रतिक्रिया दे रही है, और उन्हें ये समझना होगा कि कौन सी परत उनके लिए सही है। जबकि आदित्य ने बिना हिचकिचाए एक ऊपरी परत पर छलांग लगाई, और उसने पाया कि वहां संतुलन बनाए रखना मुश्किल है, लेकिन उससे आगे का रास्ता साफ दिख रहा है। चारों अलग अलग परतों पर खड़े थे, और अब उन्हें एक साथ आगे बढ़ने के लिए अपनी चाल को सिंक करना था, क्योंकि अगर उनमें से कोई एक भी असंतुलित होता तो बाकी भी प्रभावित हो सकते थे, और यही इस स्तर की सबसे बड़ी चुनौती थी। धीरे धीरे उन्होंने अपनी चाल को एक लय में ढालना शुरू किया, और जैसे ही उन्होंने ऐसा किया उनके आसपास की परतें भी स्थिर होने लगीं, जैसे उन्होंने इस ढांचे के साथ तालमेल बना लिया हो, और यही उन्हें आगे बढ़ने का एक नया आधार देता है। लेकिन तभी अचानक पूरे ढांचे में एक तेज बदलाव आया, और अब वे परतें जो अभी तक अलग अलग थीं, अचानक एक दूसरे में मिलकर एक नई संरचना बनाने लगी। और यह साफ हो गया कि यह जगह उन्हें किसी एक स्थिति में टिकने नहीं देगी, क्योंकि जैसे ही वे उसे समझते हैं वह बदल जाती है। सिया ने तुरंत अपनी चाल को बदला, और इस बार उसने किसी एक परत पर टिकने की बजाय उन सभी के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की। जबकि आरव ने अपने कदमों को इस तरह रखा कि वह हर बदलाव के साथ तुरंत प्रतिक्रिया दे सके। मेघा ने इस बार पूरे ढांचे को एक साथ देखने की कोशिश की, और उसने पाया कि यह बदलाव पूरी तरह रैंडम नहीं है, बल्कि इसमें भी एक क्रम है जहां कुछ परतें बार बार एक ही स्थिति में लौटती हैं, और यही उन्हें एक नया संकेत देता है। आदित्य ने उसी संकेत को पकड़ते हुए अपनी चाल को उस क्रम के साथ मिलाया, और धीरे धीरे चारों उस बदलती हुई संरचना के बीच आगे बढ़ते गए। और अब वे केवल बच नहीं रहे थे बल्कि इस बदलाव को अपने पक्ष में इस्तेमाल कर रहे थे। अचानक उनके सामने एक खुला क्षेत्र उभरा, जहां कोई परत नहीं थी बल्कि एक सीधी सतह थी जो पहले से अलग थी, क्योंकि वह पूरी तरह शांत थी, लेकिन उसके भीतर एक गहरी ऊर्जा थी, जैसे वह किसी बड़े बदलाव का संकेत हो। चारों उस सतह पर पहुंचे, और जैसे ही उन्होंने अपने कदम स्थिर किए, उनके पीछे की सारी संरचनाएं धीरे धीरे गायब हो गईं, और अब उनके सामने जो था वो एक नया मार्ग था जो पहले से अलग था, क्योंकि वह केवल आगे नहीं बल्कि भीतर की ओर जा रहा था। और यह साफ था कि अब तक की यात्रा उन्हें एक ऐसे स्तर पर ले आए है जहां अब केवल बाहरी संतुलन नहीं बल्कि उनकी पूरी समझ को परखा जाएगा। और इसी एहसास के साथ चारों उस नए मार्ग की ओर बढ़े, जहां हर अगला कदम उन्हें उस गहराई के और करीब ले जाने वाला था जिसे वे अब तक केवल महसूस कर रहे थे, और अब उसे पूरी तरह समझने के करीब पहुंच चुके थे। सीधी दिखाई देने वाली उस शांत सतह पर जैसे ही चारों ने अपने कदम टिकाए, एक अजीब सी खामोशी ने पूरे वातावरण को घेर लिया। लेकिन ये खामोशी साधारण नहीं थी, क्योंकि उसमें एक दबा हुआ कंपन था, जैसे कोई बहुत बड़ी चीज खुद को छुपाकर उनके हर कदम का इंतजार कर रही हो। और यही इस स्तर की पहली परत थी, क्योंकि यहाँ खतरा दिखाई नहीं दे रहा था बल्कि अपनी मौजूदगी को छुपाकर सही क्षण का इंतजार कर रहा था। आरव ने अपनी नजरों को दूर तक फैलाकर देखा, लेकिन उसे कोई स्पष्ट बदलाव नहीं दिखा।
फिर भी उसके भीतर एक हल्की बेचैनी बढ़ने लगी, जैसे उसका मन उसे चेतावनी दे रहा हो कि यह स्थिरता असली नहीं है, और यही उसे और सतर्क बना देता है। सिया ने अपने कदमों को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए महसूस किया कि जमीन इस बार कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही, जैसे वह पूरी तरह निष्क्रिय हो। लेकिन यही उसे सबसे ज्यादा असामान्य लगा, क्योंकि अब तक हर सतह ने किसी न किसी तरह प्रतिक्रिया दी थी, और यहाँ का ये शांत रहना अपने आप में एक संकेत था कि कुछ अलग होने वाला है। मेघा ने इस बदलाव को ध्यान से महसूस करते हुए कहा कि यह जगह प्रतिक्रिया नहीं दे रही, क्योंकि यह पहले से ही उनकी चाल को जानती है, जैसे यह उन्हें देखने की बजाय पहले से समझ रही हो। और यही इसे और खतरनाक बनाता है, क्योंकि अब उन्हें पता नहीं होगा कि अगली प्रतिक्रिया कब आएगी। जबकि आदित्य ने अपनी चाल को थोड़ा तेज करने की कोशिश की, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसकी गति के बावजूद वातावरण में कोई बदलाव नहीं आ रहा, जैसे ये जगह उसकी गति को महत्व ही नहीं दे रही, और यही उसे उलझन में डाल देता है। कुछ ही कदम आगे बढ़ने के बाद अचानक उनके चारों तरफ हल्की हल्की रेखाएं उभरने लगीं, जो जमीन पर नहीं बल्कि हवा में थीं, और वे धीरे धीरे एक जाल की तरह फैलने लगीं, जैसे कोई अदृश्य संरचना अब खुद को दिखाने लगी हो। और यही इस स्तर की असली शुरुआत थी, क्योंकि अब तक जो छुपा हुआ था वह धीरे धीरे सामने आ रहा था। सिया ने उन रेखाओं को ध्यान से देखा और उसे महसूस हुआ कि वे स्थिर नहीं हैं, बल्कि हर कुछ सेकंड में अपनी दिशा बदल रही हैं, जैसे वे किसी पैटर्न को फॉलो कर रही हो। लेकिन वह पैटर्न इतना जटिल था कि उसे तुरंत समझना मुश्किल था। जबकि आरव ने अपनी नजरों को उन रेखाओं के बीच के खाली स्थानों पर टिकाया और उसने पाया कि वे जगहें धीरे धीरे कम हो रही हैं, जैसे ये जाल उन्हें धीरे धीरे घेर रहा हो। मेघा ने इस पूरे ढांचे को जोड़ते हुए कहा कि यह केवल एक जाल नहीं बल्कि एक सीमित करने वाला तंत्र है, क्योंकि जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं यह उनके लिए उपलब्ध जगह को कम करता जा रहा है। और इसका मतलब है कि अगर वे सही समय पर सही जगह नहीं चुनते तो वे फंस सकते हैं। जबकि आदित्य ने तुरंत उन खाली जगहों के बीच से तेजी से निकलने की कोशिश की, लेकिन उसने पाया कि जैसे ही वह एक जगह से गुजरता है वह तुरंत बंद हो जाती है, जैसे ये जाल उसकी चाल को पहचानकर खुद को बदल रहा हो। चारों ने तुरंत अपनी चाल को धीमा किया, क्योंकि अब ये साफ था कि यहाँ गति नहीं बल्कि सटीकता जरूरी है, और उन्हें हर कदम को सोच समझकर रखना होगा, क्योंकि एक छोटी सी गलती उन्हें पूरी तरह घेर सकती है। सिया ने इस बार अपने कदमों को उन रेखाओं के बदलते क्रम के साथ मिलाने की कोशिश की, और उसने महसूस किया कि अगर वह उस ले को पकड़ लेती है तो वह उन बंद होती जगहों से पहले निकल सकती है, और यही उसे आगे बढ़ने का एक तरीका देता है। आरव ने भी उसी तरह उस पैटर्न को समझने की कोशिश की, और उसने पाया कि यह पूरी तरह रैंडम नहीं है, बल्कि इसमें एक दोहराव है। लेकिन वह दोहराव सीधा नहीं बल्कि उल्टा है, जैसे हर अगला बदलाव पिछले का प्रतिबिंब हो, और यही उसे यह सोचने पर मजबूर करता है कि उन्हें आगे नहीं बल्कि पीछे के पैटर्न को समझकर चलना होगा। मेघा ने इस विचार को और गहराई से जोड़ते हुए कहा कि यह जाल केवल आगे बढ़ने से नहीं बल्कि समझ से पार होगा, क्योंकि अगर वे केवल आगे देखते रहेंगे तो वे इस उल्टे पैटर्न को नहीं पकड़ पाएंगे। जबकि आदित्य ने इस बार अपनी चाल को पूरी तरह बदलते हुए हर कदम से पहले एक पल रुककर उस बदलाव को समझने की कोशिश की। धीरे धीरे चारों ने उस जाल की लय को पकड़ लिया, और अब वे उन बदलती हुई रेखाओं के बीच ऐसे चल रहे थे जैसे वे किसी निश्चित रास्ते पर नहीं बल्कि एक समयबद्ध संरचना के भीतर आगे बढ़ रहे हों, और यही उन्हें उस जगह तक ले जा रहा था जहां ये जाल सबसे घना हो रहा था। अचानक उस जाल के बीच में एक बिंदु उभरा जहां सारी रेखाएं एक साथ मिल रही थीं, और यह साफ था कि यही इस पूरे ढांचे का केंद्र है, और शायद यही इसका सबसे कमजोर या सबसे खतरनाक हिस्सा भी हो सकता है। सिया ने उस बिंदु को ध्यान से देखा और उसे महसूस हुआ कि वहां की रेखाएं बाकी जगहों से अलग हैं, क्योंकि वे स्थिर नहीं बल्कि एक साथ बदल रही हैं, जैसे वे किसी बड़े बदलाव का संकेत हो। जबकि आरव ने ये समझने की कोशिश की कि क्या वहां से निकलने का कोई रास्ता है या यह एक बंद बिंदु है। मेघा ने इस स्थिति को जोड़ते हुए कहा कि यह केवल एक केंद्र नहीं बल्कि एक निर्णय बिंदु है, क्योंकि अगर वे वहां जाते हैं तो उन्हें पूरी संरचना के साथ एक साथ निपटना होगा, जबकि अगर वे उससे बचते हैं तो ये जाल उन्हें धीरे धीरे पूरी तरह घेर सकता है, और यही उन्हें एक कठिन निर्णय के सामने खड़ा करता है। आदित्य ने बिना ज्यादा सोचे उस केंद्र की ओर कदम बढ़ाया,
और जैसे ही उसने ऐसा किया, सारी रेखाएं अचानक उसकी ओर खींचने लगी, जैसे उन्होंने उसे पहचान लिया हो, और यही उसे तुरंत अपनी चाल बदलने पर मजबूर करता है। चारों ने एक साथ उस केंद्र की ओर बढ़ने का फैसला किया, और जैसे ही वे उसके करीब पहुंचे, उन्हें महसूस हुआ कि अब ये जाल उन्हें रोक नहीं रहा, बल्कि उनकी चाल के साथ खुद को ढाल रहा है, जैसे उसने उन्हें स्वीकार कर लिया हो। और यही इस स्तर की सबसे बड़ी समझ थी, क्योंकि अब वे केवल इस जाल से बच नहीं रहे थे, बल्कि उसके साथ तालमेल बना रहे थे। जैसे ही वे उस केंद्र तक पहुंचे, सारी रेखाएं अचानक गायब हो गईं, और उनके सामने एक नया क्षेत्र उभर आया, जहां अब कोई जाल नहीं था, लेकिन एक गहरी खाली जगह थी, जो पहले से अलग थी, क्योंकि उसमें कोई दिशा नहीं थी, और यह साफ था कि अब तक की हर चुनौती उन्हें इस बिंदु तक लाने के लिए थी, जहां अब उन्हें केवल बाहरी संरचनाओं से नहीं बल्कि पूरी तरह अनिश्चितता से सामना करना होगा। और इसी एहसास के साथ चारों उस नई खाली जगह की ओर बढ़े, जहां हर अगला कदम उन्हें उस अंतिम सच्चाई के और करीब ले जाने वाला था, जिसे वे अब तक केवल समझने की कोशिश कर रहे थे और अब उसे पूरी तरह अनुभव करने वाले थे। खाली दिखने वाले उस विस्तार में कदम रखते ही चारों को तुरंत एहसास हो गया कि यह खालीपन वैसा नहीं है जैसा बाहर से दिखाई दे रहा था, क्योंकि जैसे ही उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया, उनके आसपास का पूरा क्षेत्र हल्के हल्के कंपन के साथ प्रतिक्रिया देने लगा, जैसे ये खाली नहीं बल्कि एक छुपा हुआ तंत्र हो जो केवल संपर्क होने पर ही सक्रिय होता है। और यही इस स्तर की पहली परत थी, क्योंकि यहाँ दृश्य अनुपस्थित था लेकिन प्रभाव मौजूद था। आरव ने धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए महसूस किया कि हर बार जब उसका पैर उस सतह को छूता है, तो उसके नीचे एक हल्की सी तरंग बनती है, जो तुरंत गायब नहीं होती बल्कि कुछ सेकंड तक बनी रहती है, जैसे वह उसके कदम की स्मृति को संजोकर रख रही हो। और यही उसे यह सोचने पर मजबूर करता है कि यहाँ हर कदम केवल एक क्षण नहीं बल्कि एक निशान छोड़ रहा है। सिया ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन उसे कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखा, केवल वही खाली विस्तार जो हर दिशा में एक जैसा था। और यही उसे सबसे ज्यादा असहज कर रहा था, क्योंकि अब तक हर स्तर में कुछ न कुछ संकेत होते थे, लेकिन यहाँ कोई भी स्पष्ट दिशा नहीं थी, और यही इसे और खतरनाक बना रहा था। मेघा ने इस पूरे अनुभव को जोड़ते हुए कहा कि यह जगह खाली नहीं बल्कि मेमोरी बेस्ड है, क्योंकि हर कदम के बाद जो तरंग बन रही है, वह केवल एक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि एक रिकॉर्ड है। और इसका मतलब है कि अगर वे एक ही जगह पर ज्यादा देर तक रुकते हैं या एक ही पैटर्न को दोहराते हैं, तो ये जगह उसे पहचान लेगी और उसी के अनुसार खुद को बदल देगी। जबकि आदित्य ने इस बार अपनी चाल को बदलते हुए हर कदम को अलग दिशा में रखने की कोशिश की, ताकि वह कोई स्थायी पैटर्न न बनाए। कुछ ही कदम आगे बढ़ने के बाद अचानक उनके आसपास की हवा में हल्की हल्की आकृतियां उभरने लगीं, जो पूरी तरह स्पष्ट नहीं थीं, लेकिन उनमें एक परिचित सा एहसास था, जैसे वे कुछ ऐसा दिखा रही हो जो उन्होंने पहले अनुभव किया हो। और यही इस स्तर की दूसरी परत थी, क्योंकि अब ये जगह केवल उनके कदमों को नहीं बल्कि उनकी स्मृतियों को भी सामने ला रही थी। सिया ने उन आकृतियों को ध्यान से देखा और उससे लगा कि उनमें उसके पुराने अनुभवों की झलक है, जैसे वे उसे उन क्षणों की याद दिला रही हो जहां उसने निर्णय लिए थे। और यह एहसास उसे कुछ पल के लिए विचलित कर देता है, क्योंकि यह केवल बाहरी नहीं बल्कि व्यक्तिगत स्तर पर प्रभाव डाल रहा था। आरव के सामने भी कुछ ऐसी ही आकृतियां उभरने लगीं, लेकिन उनमें उसके निर्णयों के परिणाम दिखाई दे रहे थे, जैसे हर विकल्प के बाद क्या हुआ। और यह उसे यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वह सही रास्ते पर है या नहीं। जबकि मेघा ने इन आकृतियों को एक अलग नजर से देखा और उसने महसूस किया कि ये केवल यादें नहीं बल्कि संभावनाएं हैं, जो उन्हें प्रभावित करने की कोशिश कर रही हैं। आदित्य ने इस बार उन आकृतियों को नजरअंदाज करने की कोशिश की और अपनी चाल को जारी रखा, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, वे आकृतियां और स्पष्ट होती गईं, जैसे वे उसे रोकने की कोशिश कर रही हो। और यही उसे यह समझने पर मजबूर करता है कि उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज करना संभव नहीं है। चारों ने महसूस किया कि यह स्तर केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक संतुलन की भी परीक्षा है, क्योंकि अगर वे इन आकृतियों में उलझ गए तो उनका ध्यान टूट सकता है, और यही उन्हें आगे बढ़ने से रोक सकता है। सिया ने इस बार एक अलग तरीका अपनाया और उसने उन आकृतियों को देखने की बजाय अपने कदमों की लय पर ध्यान केंद्रित किया, ताकि वह अपनी गति को स्थिर रख सके। जबकि आरव ने अपने ध्यान को उन तरंगों पर केंद्रित किया जो उसके कदमों के नीचे बन रही थी, ताकि वह समझ सके कि यह जगह किस तरह प्रतिक्रिया दे रही है।
मेघा ने इस पूरे ढांचे को जोड़ते हुए कहा कि यह जगह उनके अतीत और वर्तमान दोनों को एक साथ जोड़ रही है, और इसका मतलब है कि उन्हें केवल आगे नहीं बल्कि अपने भीतर के संतुलन को भी संभालना होगा। जबकि आदित्य ने अपनी चाल को और नियंत्रित करते हुए हर कदम को पूरी जागरूकता के साथ रखना शुरू किया। धीरे धीरे चारों ने इन आकृतियों के प्रभाव को कम कर दिया, और जैसे ही उन्होंने ऐसा किया वे आकृतियां धीरे धीरे धुंधली होने लगीं, जैसे उन्होंने अपना असर खो दिया हो। और यही इस स्तर की पहली सफलता थी, क्योंकि अब वे केवल अपने कदमों पर ध्यान केंद्रित कर पा रहे थे। लेकिन तभी अचानक उनके सामने एक ऐसा क्षेत्र उभरा जहां जमीन पूरी तरह पारदर्शी हो गई, और उसके नीचे एक गहरी परत दिखाई देने लगी, जिसमें वही तरंगे अब स्थायी रूप से मौजूद थीं, जैसे उनके हर कदम का पूरा रिकॉर्ड वहां जमा हो चुका हो। और यही इस स्तर की अगली चुनौती थी, क्योंकि अब उन्हें अपने ही बनाए हुए पैटर्न का सामना करना था। सिया ने उस पारदर्शी सतह को ध्यान से देखा और उसे महसूस हुआ कि अगर वे उसी पैटर्न को दोहराएंगे तो ये सतह अस्थिर हो सकती है, क्योंकि वह पहले ही उन कदमों को पहचान चुकी है। जबकि आरव ने ये समझने की कोशिश की कि कौन सा हिस्सा अभी तक कम प्रभावित हुआ है, ताकि वे उसी रास्ते से आगे बढ़ सकें। मेघा ने इस स्थिति को जोड़ते हुए कहा कि यह जगह उन्हें ये सिखा रही है कि हर कदम का प्रभाव होता है, और अगर वे बिना सोचे समझे चलते रहेंगे तो वे खुद ही अपने लिए जाल बना लेंगे। जबकि आदित्य ने इस बार पूरी तरह नई दिशा में कदम बढ़ाने का फैसला किया, ताकि वह पुराने पैटर्न से बच सके। चारों ने अपने कदमों को इस तरह बदलना शुरू किया कि वे पहले के किसी भी पैटर्न को दोहराएं नहीं, और धीरे धीरे उन्होंने उस पारदर्शी क्षेत्र को पार करना शुरू किया, जहां हर कदम उन्हें सावधानी और जागरूकता के साथ रखना पड़ रहा था। जैसे ही वे उस क्षेत्र के अंत तक पहुंचे, उनके पीछे की सारी तरंगें धीरे धीरे शांत हो गईं, जैसे उन्होंने अपने बनाए हुए प्रभाव को पीछे छोड़ दिया हो, और उनके सामने एक नया क्षेत्र उभरने लगा, जहां अब कोई पारदर्शिता नहीं थी, लेकिन एक गहरी अंधेरी परत थी जो पहले से अलग थी, क्योंकि उसमें कोई स्पष्ट आकृति नहीं थी। और यह साफ था कि अब तक की हर चुनौती उन्हें इस बिंदु तक लाने के लिए थी, जहां अब उन्हें केवल अपने कदमों या स्मृतियों से नहीं बल्कि पूरी तरह अज्ञात से सामना करना होगा। और इसी एहसास के साथ चारों उस अंधेरी परत की ओर बढ़े, जहां हर अगला कदम उन्हें उस सच्चाई के और करीब ले जाने वाला था, जिसे अब तक वे केवल समझने की कोशिश कर रहे थे और अब उससे पूरी तरह अनुभव करने वाले थे। अंधेरी परत के बिल्कुल किनारे खड़े होकर जब चारों ने आगे झांका, तो उन्हें पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि यह अंधेरा केवल रोशनी की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि अपने आप में एक सक्रिय तत्व है, जैसे वह खुद को छुपाकर नहीं बल्कि जानबूझकर निगलते हुए फैल रहा हो। और यही इस स्तर की पहली असामान्यता थी, क्योंकि अब तक हर परत किसी न किसी रूप में दिखाई देती थी, लेकिन यहाँ जो सामने था वह देखने से ज्यादा महसूस होने वाली चीज थी। आरव ने धीरे धीरे अपना कदम उस अंधेरे में आगे बढ़ाया, और जैसे ही उसका पैर उस सतह को छुआ, उसे लगा जैसे उसने किसी ठोस जमीन पर नहीं बल्कि किसी गहरे, मुलायम और अनिश्चित पदार्थ पर कदम रखा है, जो उसके वजन के साथ हल्का सा धंस रहा है, लेकिन पूरी तरह नहीं, जैसे वह उसे स्वीकार भी कर रहा है और रोक भी रहा है। और यही उसे यह समझने के लिए काफी था कि यह जगह स्थिर नहीं बल्कि प्रतिक्रिया देने वाली है, बस उसका तरीका अलग है। सिया ने उसके पीछे कदम रखते हुए महसूस किया कि जैसे ही वह उस अंधेरे के भीतर आए, उसकी आंखों के सामने की सारी स्पष्टता खत्म हो गई, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उसे पूरी तरह अंधा महसूस नहीं हुआ, बल्कि जैसे उसके देखने का तरीका बदल गया हो, और अब वह चीजों को सीधे नहीं बल्कि उनके प्रभाव से समझ रही थी, जैसे हवा का हल्का दबाव, जमीन की हल्की कंपन और अपने ही कदमों की गूंज उसे दिशा दे रही हो। मेघा ने इस बदलाव को ध्यान से महसूस करते हुए कहा कि यह अंधेरा वास्तव में दृश्य को हटाकर बाकी सभी इंद्रियों को सक्रिय कर रहा है, क्योंकि यहाँ देखने की बजाय महसूस करना ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। और इसका मतलब है कि अगर वे केवल देखने पर निर्भर रहेंगे तो वे रास्ता खो देंगे। जबकि आदित्य ने अपनी चाल को थोड़ा तेज करने की कोशिश की, लेकिन उसे तुरंत महसूस हुआ कि जैसे ही वह तेजी से चलता है, उसके आसपास का अंधेरा और घना हो जाता है, जैसे वह उसकी गति को दबाने की कोशिश कर रहा हो। और यही उसे यह समझने पर मजबूर करता है कि यहाँ जल्दबाजी करना नुकसानदेह हो सकता है। कुछ ही कदम आगे बढ़ने के बाद अचानक उनके आसपास की हवा में हल्की हल्की धड़कनें महसूस होने लगीं, जैसे कोई बहुत बड़ा दिल धीरे धीरे धड़क रहा हो।
और यह धड़कन केवल सुनाई नहीं दे रही थी बल्कि जमीन के माध्यम से उनके शरीर तक पहुंच रही थी। और यही इस स्तर की दूसरी परत थी, क्योंकि अब यह अंधेरा केवल निष्क्रिय नहीं बल्कि जीवित प्रतीत होने लगा था। सिया ने उस धड़कन की लय को पकड़ने की कोशिश की और उसे महसूस हुआ कि यह पूरी तरह नियमित नहीं है, बल्कि इसमें छोटे छोटे बदलाव हैं, जैसे यह उनके कदमों के अनुसार अपनी गति बदल रहा हो। और यही उसे यह सोचने पर मजबूर करता है कि यह अंधेरा उनकी चाल को पहचान रहा है। आरव ने अपनी चाल को उस धड़कन के साथ मिलाने की कोशिश की ताकि वह उसके साथ तालमेल बना सके, और कुछ ही सेकंड में उसने महसूस किया कि इससे उसका संतुलन बेहतर हो गया है, जैसे वह इस अंधेरे के साथ संघर्ष करने की बजाय उसके साथ चल रहा हो। जबकि मेघा ने इस पूरे अनुभव को जोड़ते हुए कहा कि यह जगह उन्हें अपने खिलाफ नहीं बल्कि अपने साथ काम करने के लिए मजबूर कर रही है। आदित्य ने भी अपनी चाल को धीमा करके उस धड़कन के साथ मिलाना शुरू किया और धीरे धीरे चारों उस अंधेरे के भीतर एक नई लय में आगे बढ़ने लगे, जहां अब वे केवल रास्ता खोज नहीं रहे थे बल्कि उस वातावरण के साथ तालमेल बना रहे थे। लेकिन तभी अचानक वह धड़कन तेज हो गई और उसके साथ ही उनके नीचे की सतह हल्की हल्की हिलने लगी, जैसे पूरा क्षेत्र अस्थिर हो रहा हो। और यह साफ हो गया कि यह जगह उन्हें किसी एक लय में ज्यादा देर तक टिकने नहीं देगी, क्योंकि जैसे ही वे उसे समझते हैं वह बदल जाती है। और यही इस स्तर की तीसरी परत थी। सिया ने तुरंत अपनी चाल को बदलते हुए उस धड़कन से अलग लय पकड़ने की कोशिश की ताकि वह इस अचानक बदलाव के प्रभाव से बच सके, जबकि आरव ने अपनी गति को थोड़ा असंतुलित किया ताकि वह इस नई स्थिति के साथ तालमेल बना सके। मेघा ने इस बदलाव को ध्यान से समझते हुए कहा कि यह अंधेरा केवल प्रतिक्रिया नहीं दे रहा, बल्कि यह उनकी समझ को चुनौती दे रहा है, क्योंकि जैसे ही वे किसी पैटर्न को पकड़ते हैं, यह उसे तोड़ देता है ताकि वे उस पर निर्भर न हो जाएं। जबकि आदित्य ने इस बार जोखिम लेते हुए अपनी चाल को पूरी तरह अनियमित बना दिया ताकि वह किसी भी पैटर्न में न फंसे। धीरे धीरे चारों ने इस नई स्थिति को संभाल लिया और अब वे उस अंधेरे के भीतर बिना किसी निश्चित लय के आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उनका संतुलन फिर भी बना हुआ था क्योंकि उन्होंने उस बदलाव को स्वीकार कर लिया था। अचानक उनके सामने एक हल्की सी रोशनी उभरी जो बहुत दूर नहीं थी, लेकिन वह स्थिर भी नहीं थी क्योंकि वह हर कुछ सेकंड में अपनी जगह बदल रही थी, जैसे वह उन्हें अपनी ओर बुला रही हो लेकिन सीधे रास्ता नहीं दे रही। और यही इस स्तर की अगली परीक्षा थी, क्योंकि अब उन्हें उस रोशनी तक पहुंचने के लिए लगातार बदलते हुए लक्ष्य का पीछा करना था। सिया ने उस रोशनी की गति को ध्यान से देखा और उसने महसूस किया कि वह पूरी तरह रैंडम नहीं है, बल्कि उसमें एक पैटर्न है जो धीरे धीरे दोहराया जा रहा है। और यही उसे यह सोचने पर मजबूर करता है कि अगर वे उस पैटर्न को पकड़ ले तो वे उसे हासिल कर सकते हैं। आरव ने उस रोशनी के पिछले स्थानों को याद करते हुए उसका अनुमान लगाने की कोशिश की और कुछ ही पलों में उसने एक संभावित दिशा पकड़ ली, जबकि मेघा ने उस पैटर्न को और गहराई से समझते हुए कहा कि यह केवल स्थान का नहीं बल्कि समय का भी खेल है, क्योंकि वह रोशनी हर बार एक निश्चित अंतराल पर उसी जगह लौटती है। आदित्य ने बिना देर किए उस दिशा में कदम बढ़ाया और जैसे ही उसने ऐसा किया, रोशनी अचानक उसके ठीक सामने आ गई, जैसे उसने सही समय पर सही जगह चुनी हो, और यही उसे आगे बढ़ने का एक संकेत देता है। चारों ने उस रोशनी की ओर कदम बढ़ाया और जैसे ही वे उसके करीब पहुंचे, उनके आसपास का अंधेरा धीरे धीरे कम होने लगा और अब वे एक नए क्षेत्र में प्रवेश कर रहे थे, जहां रोशनी और अंधेरा दोनों एक साथ मौजूद थे। और यह साफ था कि यह संतुलन का एक नया स्तर है, जहां अब तक की हर सीख को एक साथ इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि अब ये यात्रा केवल अंधेरे से निकलने की नहीं बल्कि दोनों के बीच संतुलन बनाने की बन चुकी थी। और इसी एहसास के साथ चारों उस नए क्षेत्र में आगे बढ़े, जहां हर अगला कदम उन्हें उस सच्चाई के और करीब ले जाने वाला था, जो अब तक हर स्तर के पीछे छुपी हुई थी और अब धीरे धीरे पूरी तरह सामने आने लगी थी। रोशनी और अंधेरे के उस मिश्रित क्षेत्र में प्रवेश करते ही चारों को तुरंत यह महसूस हुआ कि इस बार संतुलन केवल दो विपरीत तत्वों के बीच नहीं बल्कि उनके लगातार बदलते अनुपात के बीच बनाना होगा, क्योंकि यहाँ न तो रोशनी स्थिर थी और न ही अंधेरा, बल्कि दोनों एक दूसरे में घुलते हुए हर क्षण अपनी सीमा बदल रहे थे, जैसे ये जगह किसी निश्चित संतुलन को स्वीकार ही नहीं करती। और यही इस स्तर की पहली परत थी, क्योंकि अब तक वे अलग अलग परिस्थितियों से गुजरते आए थे, लेकिन यहाँ उन्हें दो विरोधी शक्तियों के बीच लगातार बदलते संतुलन को संभालना था।
आरव ने जैसे ही आगे कदम बढ़ाया, उसने महसूस किया कि जहां उसका पैर रोशनी वाले हिस्से में पड़ता है, वहां सतह हल्की और स्थिर लगती है, लेकिन जैसे ही वह अंधेरे वाले हिस्से में आता है, वही सतह भारी और थोड़ी धंसने वाली हो जाती है, और यही उसे यह समझने के लिए मजबूर करता है कि यहाँ हर कदम का प्रभाव केवल दिशा पर नहीं बल्कि उस क्षेत्र पर भी निर्भर है जहां वह रखा जा रहा है। सिया ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और उससे लगा कि यह क्षेत्र किसी एक पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा, बल्कि रोशनी और अंधेरा लगातार एक दूसरे की जगह ले रहे हैं, जैसे यह एक चलती हुई लहर हो, और यही उसे यह सोचने पर मजबूर करता है कि यहाँ स्थिर होकर योजना बनाना मुश्किल होगा, क्योंकि हर योजना कुछ ही सेकंड में बदल सकती है। मेघा ने इस पूरे बदलाव को जोड़ते हुए कहा कि यह जगह उन्हें केवल संतुलन बनाने के लिए नहीं बल्कि उसे बनाए रखने के लिए मजबूर कर रही है, क्योंकि यहाँ हर क्षण नया है और अगर वे एक ही तरीके पर टिके रहेंगे तो वे असंतुलित हो सकते हैं। जबकि आदित्य ने इस बार अपनी चाल को थोड़ा तेज करते हुए उन हिस्सों पर कदम रखने की कोशिश की जहां रोशनी ज्यादा है, ताकि वह तेजी से आगे बढ़ सके। लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, उसने महसूस किया कि रोशनी वाले हिस्से अचानक कम होने लगे और अंधेरा तेजी से फैलने लगा, जैसे ये जगह उसकी पसंद के अनुसार खुद को बदल रही हो, और यही उसे यह समझने पर मजबूर करता है कि यहाँ किसी एक तत्व पर भरोसा करना सही नहीं होगा। सिया ने तुरंत अपनी चाल को बदलते हुए रोशनी और अंधेरे दोनों हिस्सों पर बराबर ध्यान देना शुरू किया, और उसने पाया कि जब वह दोनों के बीच संतुलन बनाकर चलती है तो उसका संतुलन ज्यादा स्थिर रहता है, और यही उसे आगे बढ़ने का एक संकेत देता है। आरव ने भी उसी तरह अपनी चाल को इस तरह ढालना शुरू किया कि वह किसी एक हिस्से पर निर्भर न रहे, और धीरे धीरे उसने महसूस किया कि अब उसके कदमों के नीचे की सतह ज्यादा संतुलित हो गई है, जैसे उसने इस क्षेत्र के नियम को समझ लिया हो। मेघा ने इस प्रक्रिया को और गहराई से समझते हुए कहा कि यह जगह एक्सट्रीम्स को अस्वीकार कर रही है, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा रोशनी या बहुत ज्यादा अंधेरा दोनों ही असंतुलन पैदा कर सकते हैं, और इसका मतलब है कि उन्हें बीच के उस बिंदु को पकड़ना होगा जहां दोनों एक साथ मौजूद हों। जबकि आदित्य ने अपनी चाल को पूरी तरह नियंत्रित करते हुए अब हर कदम को इस तरह रखना शुरू किया कि वह दोनों के बीच संतुलन बनाए रख सके। धीरे धीरे चारों ने इस बदलते हुए क्षेत्र के साथ तालमेल बना लिया, और अब वे केवल आगे बढ़ नहीं रहे थे बल्कि उस संतुलन को बनाए रखते हुए आगे बढ़ रहे थे, और यही उन्हें उस जगह तक ले जा रहा था जहां ये संतुलन और जटिल होने लगा। अचानक उनके सामने एक ऐसा क्षेत्र उभरा जहां रोशनी और अंधेरे के बीच की सीमा बहुत तेज हो गई, जैसे वहां दोनों के बीच कोई संघर्ष चल रहा हो, और यह साफ हो गया कि यह इस स्तर की अगली चुनौती है, क्योंकि अब उन्हें केवल संतुलन बनाए रखना ही नहीं बल्कि इस टकराव के बीच से गुजरना होगा। सिया ने उस क्षेत्र को ध्यान से देखा और उसे महसूस हुआ कि वहां की सतह स्थिर नहीं है, बल्कि जैसे ही रोशनी और अंधेरा टकराते हैं वह हल्की हल्की टूटने लगती है, और यही उसे यह सोचने पर मजबूर करता है कि उन्हें बहुत सावधानी से कदम रखना होगा। आरव ने उस टकराव की लय को समझने की कोशिश की और उसने पाया कि यह पूरी तरह रैंडम नहीं है, बल्कि इसमें एक क्रम है जहां कुछ सेकंड के लिए संतुलन बनता है और फिर टूट जाता है, और यही उसे यह संकेत देता है कि उन्हें सही समय पर आगे बढ़ना होगा। मेघा ने इस स्थिति को जोड़ते हुए कहा कि यह केवल स्थान का नहीं बल्कि समय का खेल है, क्योंकि अगर वे सही समय पर सही जगह कदम रखते हैं तो वे इस टकराव से बच सकते हैं। जबकि आदित्य ने इस बार जोखिम लेते हुए उसी संतुलन के क्षण को पकड़ने की कोशिश की। जैसे ही उसने सही समय पर कदम रखा, वो उस टकराव के बीच से निकल गया, और यही उसे आगे बढ़ने का एक नया रास्ता दिखाता है, और चारों ने उसी पैटर्न को पकड़ते हुए उस क्षेत्र को पार करना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने उस टकराव वाले हिस्से को पार कर लिया, और जैसे ही वे उसके पार पहुंचे, उनके सामने एक नया दृश्य उभरा, जहां रोशनी और अंधेरा पूरी तरह मिलकर एक तीसरा रूप बना रहे थे, जो न पूरी तरह उजला था और न पूरी तरह अंधेरा, बल्कि दोनों का मिश्रण था। और यह साफ था कि यह इस स्तर का अगला चरण है, क्योंकि अब उन्हें केवल दो तत्वों के बीच नहीं बल्कि एक नए तत्व के साथ तालमेल बनाना होगा। चारों ने उस नए क्षेत्र की ओर कदम बढ़ाया, और जैसे ही वे उसमें प्रवेश करने लगे, उन्हें महसूस हुआ कि अब तक की हर सीख यहाँ काम आने वाली है, क्योंकि यह जगह उन सभी तत्वों को एक साथ जोड़ रही है जिनसे वे अब तक गुजरे हैं, और यही इस यात्रा को एक और गहरे स्तर पर ले जा रहा था, जहां हर अगला कदम उन्हें उस अंतिम सच्चाई के और करीब ले जाने वाला था
जिसे वे अब तक केवल टुकड़ों में समझ रहे थे और अब उसे पूरी तरह जोड़ने के करीब पहुंच चुके थे। जैसे ही चारों उस तीसरे रूप वाले क्षेत्र में पूरी तरह दाखिल हुए, उन्हें तुरंत यह महसूस हुआ कि अब तक जो कुछ भी उन्होंने समझा था वह यहाँ आकर एक अलग ही स्तर पर काम करने लगा है, क्योंकि यहाँ रोशनी और अंधेरा केवल साथ मौजूद नहीं थे, बल्कि एक दूसरे में घुलकर एक ऐसी परत बना चुके थे जिसकी अपनी अलग प्रकृति थी। और यही इस स्तर की पहली चुनौती थी, क्योंकि अब उन्हें दो विपरीत चीजों के बीच संतुलन बनाने की बजाय एक ऐसे मिश्रण को समझना था जो हर क्षण अपना व्यवहार बदल रहा था। आरव ने जैसे ही पहला कदम उस सतह पर रखा, उसे लगा कि जमीन न तो हल्की है और न ही भारी, बल्कि उसका वजन उसके अपने संतुलन के अनुसार बदल रहा है, जैसे ये जगह बाहर से नहीं बल्कि भीतर से प्रतिक्रिया दे रही हो। और यही उसे यह समझने के लिए मजबूर करता है कि यहाँ नियंत्रण केवल चाल का नहीं बल्कि इरादे का भी है। सिया ने चारों तरफ नजर दौड़ाए और उसे महसूस हुआ कि इस क्षेत्र में कोई स्पष्ट दिशा नहीं है, क्योंकि हर दिशा एक जैसी लग रही थी, लेकिन हर दिशा में हल्का सा अंतर था, जैसे ये जगह उन्हें भ्रमित करने की बजाय उनकी समझ को परख रही हो कि वे सही अंतर को पहचान सकते हैं या नहीं। मेघा ने इस पूरे बदलाव को जोड़ते हुए कहा कि यह जगह अब उन्हें केवल प्रतिक्रिया देने के लिए नहीं बल्कि निर्णय लेने के तरीके को बदलने के लिए मजबूर कर रही है, क्योंकि यहाँ कोई भी विकल्प पूरी तरह सही या गलत नहीं है, बल्कि उसका परिणाम इस बात पर निर्भर करेगा कि वे उसे कैसे अपनाते हैं। जबकि आदित्य ने इस बार अपनी चाल को थोड़ा अलग तरीके से अपनाते हुए बिना किसी निश्चित पैटर्न के आगे बढ़ने की कोशिश की, ताकि वह इस नए व्यवहार को समझ सके। कुछ ही कदम आगे बढ़ने के बाद अचानक उनके सामने एक ऐसा क्षेत्र उभरा जहां जमीन 3 अलग अलग परतों में बंटी हुई थी और हर परत का व्यवहार अलग था। पहली परत स्थिर थी लेकिन उसमें गति नहीं थी, दूसरी परत लगातार हिल रही थी लेकिन उसमें संतुलन था, और तीसरी परत पूरी तरह अनिश्चित थी जहां हर कदम के साथ प्रतिक्रिया बदल रही थी। और यही इस स्तर की अगली परीक्षा थी, क्योंकि अब उन्हें केवल एक संतुलन नहीं बल्कि कई संभावित संतुलनों के बीच चुनाव करना था। सिया ने पहली परत को देखा और उसे लगा कि वह सुरक्षित है, लेकिन उसमें आगे बढ़ने की कोई गति नहीं है, जबकि दूसरी परत में जोखिम है लेकिन उसमें आगे बढ़ने की संभावना है, और तीसरी परत पूरी तरह अनिश्चित है जहां कुछ भी हो सकता है। और यही उसे यह सोचने पर मजबूर करता है कि कौन सा विकल्प सही होगा। आरव ने इस स्थिति को एक अलग नजर से देखा और उसने महसूस किया कि यह चुनाव केवल सतह का नहीं बल्कि उनके सोचने के तरीके का है, क्योंकि अगर वे पूरी तरह सुरक्षित रहना चाहते हैं तो वे आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और अगर वे पूरी तरह अनिश्चितता को चुनते हैं तो वे संतुलन खो सकते हैं। और यही उसे दूसरी परत की ओर ले जाता है जहां संतुलन और गति दोनों मौजूद हैं। मेघा ने इस विचार को और गहराई से जोड़ते हुए कहा कि यह जगह उन्हें एक्सट्रीम्स से बचने के लिए मजबूर कर रही है, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा सुरक्षा या बहुत ज्यादा जोखिम दोनों ही गलत हो सकते हैं, और इसका मतलब है कि उन्हें उस रास्ते को चुनना होगा जहां दोनों का संतुलन हो। जबकि आदित्य ने बिना ज्यादा सोचे उसी दूसरी परत पर कदम रखा। जैसे ही चारों उस दूसरी परत पर आए, उन्होंने महसूस किया कि यह सतह लगातार हिल रही है, लेकिन उसमें एक लय है, जैसे वह पूरी तरह अस्थिर नहीं बल्कि नियंत्रित अस्थिरता है। और यही उन्हें आगे बढ़ने का एक नया तरीका देता है, क्योंकि अब उन्हें इस लय के साथ चलना होगा। धीरे धीरे उन्होंने उस लय को पकड़ लिया और अब वे उस हिलती हुई सतह पर ऐसे चल रहे थे जैसे वे किसी चलती हुई धारा के साथ बह रहे हो, और यही उन्हें उस जगह तक ले जा रहा था जहां ये लय और तेज होने लगी। अचानक उनके सामने एक ऐसा क्षेत्र आया जहां वह सतह बहुत तेजी से हिलने लगी और अब उसका संतुलन बनाए रखना मुश्किल हो गया। और यही इस स्तर की अगली चुनौती थी, क्योंकि अब उन्हें उस लय के साथ तालमेल बनाए रखना होगा जो लगातार बदल रही है। सिया ने तुरंत अपनी चाल को धीमा किया और उसने महसूस किया कि जब वह अपनी गति को कम करती है तो वह उस तेज लय को बेहतर तरीके से समझ सकती है, जबकि आरव ने अपनी चाल को उस लय के छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया ताकि वह हर बदलाव को अलग अलग संभाल सके। मेघा ने इस स्थिति को जोड़ते हुए कहा कि यह केवल गति का नहीं बल्कि नियंत्रण का खेल है, क्योंकि अगर वे उस लय को पूरी तरह पकड़ने की कोशिश करेंगे तो वे पीछे रह जाएंगे, और अगर वे उसे नजरअंदाज करेंगे तो असंतुलित हो जाएंगे। जबकि आदित्य ने इस बार अपनी चाल को पूरी तरह उस लय के साथ मिलाने की बजाय उसके खिलाफ हल्का सा संतुलन बनाने की कोशिश की ताकि वह उसे नियंत्रित कर सके।
धीरे धीरे चारों ने इस तेज लय को संभाल लिया, और जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, उनके सामने एक नया मार्ग उभरने लगा, जो पहले से अलग था, क्योंकि वह पूरी तरह स्थिर था, लेकिन उसमें एक गहराई थी, जैसे वह केवल आगे नहीं बल्कि भीतर की ओर जा रहा हो, और यही संकेत था कि यह स्तर अब एक और गहरे चरण में प्रवेश कर रहा है। चारों ने बिना किसी हिचकिचाहट के उस स्थिर मार्ग की ओर कदम बढ़ाया, और जैसे ही वे आगे बढ़े, उनके पीछे की सारी हिलती हुई सतह धीरे धीरे गायब हो गई, जैसे उसने अपना काम पूरा कर लिया हो, और अब उनके सामने जो था वो एक नया क्षेत्र था, जहां अब तक की हर सीख को एक साथ इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि अब यह यात्रा केवल संतुलन या निर्णय की नहीं बल्कि उनके पूरे अस्तित्व की परीक्षा बनने वाली थी। और इसी एहसास के साथ चारों उस नए क्षेत्र की ओर बढ़े, जहां हर अगला कदम उन्हें उस सच्चाई के और करीब ले जाने वाला था, जिसे वे अब तक अलग अलग हिस्सों में समझ रहे थे और अब उसे पूरी तरह जोड़ने के करीब पहुंच चुके थे। स्थिर दिखाई देने वाले उस नए मार्ग पर कदम रखते ही चारों को पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ जो स्थिरता है वह पहले देखी गई स्थिरता से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसमें कोई कंपन नहीं था, कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि यह इतनी गहरी और पूर्ण स्थिरता थी कि वह खुद में एक दबाव पैदा कर रही थी, जैसे किसी ने समय को रोक दिया हो और अब हर चीज उसी रुके हुए क्षण के भीतर कैद हो गई हो। और यही इस स्तर की पहली परत थी, क्योंकि यहाँ बदलाव की कमी ही सबसे बड़ा बदलाव थी। आरव ने धीरे धीरे आगे कदम बढ़ाया, लेकिन उसे तुरंत महसूस हुआ कि उसके कदम का असर सामान्य नहीं है, क्योंकि जैसे ही उसने पैर रखा, उसे लगा जैसे वह उस सतह को नहीं बल्कि उस स्थिरता को तोड़ रहा है, और हर कदम के साथ एक हल्का सा तनाव पैदा हो रहा है, जैसे ये जगह उनके हर हस्तक्षेप को महसूस कर रही हो और उसे सहन कर रही हो। सिया ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और उससे लगा कि यहाँ कोई भी दिशा अलग नहीं है, क्योंकि हर तरफ वही शांत स्थिर विस्तार फैला हुआ है। लेकिन इस बार यह भ्रम नहीं था, बल्कि एक वास्तविक स्थिति थी जहां हर दिशा सच में एक जैसी थी, और यही उसे यह सोचने पर मजबूर करता है कि यहाँ दिशा चुनना संभव नहीं है, क्योंकि दिशा का कोई अर्थ ही नहीं बचा है। मेघा ने इस पूरे अनुभव को जोड़ते हुए कहा कि यह जगह केवल स्थिर नहीं है, बल्कि यह उनके हर प्रयास को अब्सॉर्ब कर रही है, क्योंकि जैसे ही वे कोई कदम रखते हैं या कोई बदलाव करते हैं, वह तुरंत इस स्थिरता में समा जाता है, और इसका मतलब है कि यहाँ प्रयास और परिणाम के बीच का संबंध टूट गया है। जबकि आदित्य ने इस बार अपनी चाल को तेज करने की कोशिश की, लेकिन उसने पाया कि उसकी गति का कोई असर नहीं हो रहा, जैसे यहाँ तेज या धीमा होने का कोई फर्क नहीं पड़ता, और यही उसे यह समझने पर मजबूर करता है कि यहाँ सामान्य नियम काम नहीं करेंगे। कुछ ही दूरी तय करने के बाद अचानक उनके सामने का क्षेत्र हल्का सा झिलमिलाने लगा, और यह पहली बार था जब उस स्थिरता में कोई हलचल दिखाई दी, लेकिन ये हलचल बाहर से नहीं बल्कि भीतर से आ रही थी, जैसे वह सतह खुद के भीतर कुछ बदल रही हो। और यही इस स्तर की दूसरी परत थी, क्योंकि अब ये जगह केवल स्थिर नहीं बल्कि भीतर से सक्रिय होने लगी थी। सिया ने उस झिलमिलाहट को ध्यान से देखा और उसे महसूस हुआ कि यह कोई सामान्य बदलाव नहीं है, बल्कि यह उनकी उपस्थिति के कारण हो रहा है, जैसे ये जगह उनके अस्तित्व को पहचान रही हो और उसी के अनुसार खुद को बदल रही हो। जबकि आरव ने उस झिलमिलाहट के पैटर्न को समझने की कोशिश की और उसने पाया कि यह पूरी तरह रैंडम नहीं है, बल्कि यह उनके कदमों के क्रम से जुड़ा हुआ है। मेघा ने इस स्थिति को जोड़ते हुए कहा कि यह जगह उनके हर कदम को केवल महसूस नहीं कर रही, बल्कि उसे रिकॉर्ड कर रही है और फिर उसी के आधार पर अपनी प्रतिक्रिया तय कर रही है। और इसका मतलब है कि अगर वे एक ही तरीके से चलते रहेंगे तो ये जगह उसी के अनुसार खुद को बदलती रहेगी। जबकि आदित्य ने इस बार अपनी चाल को पूरी तरह बदलते हुए अनियमित तरीके से कदम रखना शुरू किया, ताकि वह इस प्रतिक्रिया को तोड़ सके। धीरे धीरे उस झिलमिलाहट का स्वरूप बदलने लगा, और अब वह केवल सतह तक सीमित नहीं था, बल्कि हवा में भी फैलने लगा, जैसे पूरा क्षेत्र धीरे धीरे सक्रिय हो रहा हो। और यही उन्हें ये समझने के लिए काफी था कि यह स्तर केवल स्थिरता का नहीं बल्कि उस स्थिरता को तोड़ने का है। अचानक उनके सामने एक ऐसा हिस्सा उभरा जहां वह स्थिर सतह पूरी तरह पारदर्शी हो गई, और उसके नीचे एक गहरी परत दिखाई देने लगी, जिसमें कोई गति नहीं थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वह उन्हें अपनी ओर खींच रही हो। और यही इस स्तर की अगली चुनौती थी, क्योंकि अब उन्हें तय करना था कि वे इस स्थिरता के ऊपर रहेंगे या उस गहराई में उतरेंगे।
सिया ने उस पारदर्शी हिस्से को ध्यान से देखा और उसे महसूस हुआ कि यह केवल नीचे जाने का रास्ता नहीं बल्कि एक अलग स्तर का प्रवेश है जहां नियम पूरी तरह बदल सकते हैं। जबकि आरव ने यह समझने की कोशिश की कि क्या इस सतह के ऊपर रहकर भी आगे बढ़ना संभव है, लेकिन उसे कोई स्पष्ट रास्ता नहीं दिखा। मेघा ने इस स्थिति को जोड़ते हुए कहा कि यह जगह उन्हें एक विकल्प दे रही है, लेकिन यह विकल्प सरल नहीं है क्योंकि अगर वे नीचे जाते हैं तो उन्हें एक पूरी तरह नई स्थिति का सामना करना होगा, और अगर वे ऊपर रहते हैं तो वे यहीं फंस सकते हैं। जबकि आदित्य ने बिना ज्यादा सोचे उस पारदर्शी सतह पर कदम रखा। जैसे ही उसने ऐसा किया, वो सतह हल्की सी धंसी लेकिन टूटी नहीं, और उसे महसूस हुआ कि वह धीरे धीरे नीचे जा रहा है, जैसे वह गहराई उसे अपने भीतर खींच रही हो। और यही उसे यह समझने के लिए मजबूर करता है कि यह गिरावट नहीं बल्कि एक नियंत्रित अवतरण है। चारों ने एक साथ उस सतह पर कदम रखा और धीरे धीरे वे उस गहराई में उतरने लगे जहां रोशनी धीरे धीरे कम हो रही थी और स्थिरता और भी गहरी होती जा रही थी। लेकिन इस बार यह स्थिरता अलग थी क्योंकि इसमें एक हल्की सी ऊर्जा थी, जैसे ये पूरी तरह निष्क्रिय नहीं बल्कि किसी बड़े बदलाव की तैयारी में हो। जैसे ही वे उस गहराई के निचले हिस्से तक पहुंचे, उनके आसपास का पूरा क्षेत्र बदल गया और अब वहां कोई पारदर्शिता नहीं थी बल्कि एक ठोस लेकिन अलग प्रकार की सतह थी जो पहले से ज्यादा संवेदनशील लग रही थी, जैसे वह उनके हर छोटे बदलाव को तुरंत महसूस कर सकती हो। और यही इस स्तर का अगला चरण था, क्योंकि अब उन्हें केवल स्थिरता को तोड़ना नहीं बल्कि उसे समझकर उसके साथ काम करना होगा। और इसी एहसास के साथ चारों उस नए क्षेत्र में आगे बढ़े जहां हर अगला कदम उन्हें उस अंतिम सच्चाई के और करीब ले जाने वाला था जिसे वे अब तक अलग अलग स्तरों पर महसूस करते आए थे और अब उसे पूरी तरह समझने के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। गहराई के उस ठोस लेकिन संवेदनशील तल पर पैर रखते ही चारों को तुरंत यह महसूस हुआ कि इस बार जमीन केवल प्रतिक्रिया नहीं दे रही बल्कि उनके हर इरादे को पहले से भांपने की कोशिश कर रही है। जैसे कदम रखने से पहले ही वह उनकी दिशा को पढ़ लेती हो और उसी के अनुसार खुद को बदलने लगे। और यही इस स्तर की पहली विचित्रता थी, क्योंकि अब तक हर प्रतिक्रिया कदम के बाद आती थी, लेकिन यहाँ प्रतिक्रिया कदम से पहले शुरू हो रही थी। आरव ने सावधानी से अपना अगला कदम रखने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दिशा तय की, उसे महसूस हुआ कि जमीन उस दिशा में हल्की सी सख्त हो गई है, जैसे वह उसे उसी रास्ते पर सीमित करना चाहती हो। और यही उसे यह सोचने पर मजबूर करता है कि अगर वह अपनी योजना के अनुसार चलता रहा तो ये जगह उसे नियंत्रित कर सकती है। सिया ने इस बदलाव को महसूस करते हुए अपने कदम को अचानक दूसरी दिशा में मोड़ा, और जैसे ही उसने ऐसा किया, जमीन की वह सख्ती तुरंत गायब हो गई, जैसे उसने उसके इरादे को पढ़ लिया था, लेकिन उसके बदलने से उसका नियंत्रण टूट गया। और यही उसे यह संकेत देता है कि यहाँ पूर्वानुमान को तोड़ना ही सबसे बड़ा हथियार हो सकता है। मेघा ने इस पूरे अनुभव को जोड़ते हुए कहा कि यह जगह केवल उनके कदमों को नहीं बल्कि उनके सोचने के पैटर्न को पकड़ रही है, क्योंकि जैसे ही वे किसी दिशा के बारे में निश्चित होते हैं, यह उसे सीमित करने लगती है। और इसका मतलब है कि अगर वे अपने निर्णय को पहले से तय करेंगे तो वे फंस सकते हैं। जबकि आदित्य ने इस बार बिना किसी तय योजना के चलते हुए हर कदम को अंतिम क्षण में तय करना शुरू किया ताकि वह इस पूर्वानुमान को तोड़ सके। धीरे धीरे चारों ने अपनी चाल को इस तरह ढाल लिया कि वे किसी भी दिशा को पहले से तय नहीं करते बल्कि हर कदम को उसी क्षण में तय करते हैं। और जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, जमीन की प्रतिक्रिया कम होने लगी, जैसे उसने उनकी चाल को पढ़ना छोड़ दिया हो, और यही उन्हें आगे बढ़ने का एक नया संतुलन देता है। लेकिन ये संतुलन ज्यादा देर तक नहीं टिकता, क्योंकि अचानक उनके आसपास की सतह में हल्की हल्की दरारें उभरने लगती हैं, और ये दरारें किसी एक दिशा में नहीं बल्कि चारों तरफ फैलती हैं, जैसे जमीन अब केवल पड़ नहीं रही बल्कि खुद टूटकर नए रास्ते बना रही हो। और यही इस स्तर की दूसरी परत थी, क्योंकि अब उन्हें केवल पूर्वानुमान से नहीं बल्कि अचानक होने वाले बदलावों से भी निपटना था। सिया ने तुरंत अपनी चाल को हल्का किया और उन दरारों के बीच की जगह को पहचानने की कोशिश की ताकि वह सुरक्षित रास्ता चुन सके, जबकि आरव ने उन दरारों के फैलने के क्रम को समझने की कोशिश की और उसने पाया कि वे पूरी तरह रैंडम नहीं हैं, बल्कि उनमें एक फैलाव का पैटर्न है जो धीरे धीरे बाहर की ओर बढ़ रहा है। मेघा ने इस पैटर्न को जोड़ते हुए कहा कि ये दरारें केवल टूट नहीं रही बल्कि विस्तार कर रही हैं, जैसे ये जगह अपने आप को पुनर्गठित कर रही है।
और इसका मतलब है कि अगर वे इस फैलाव के केंद्र को समझ ले तो वे सुरक्षित रह सकते हैं। जबकि आदित्य ने इस बार जोखिम लेते हुए उन दरारों के बीच तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश की। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसने महसूस किया कि कुछ दरारें अचानक बंद हो जाती हैं और कुछ नई खुल जाती हैं, जैसे यह जमीन केवल टूट नहीं रही बल्कि खुद को बदल रही है। और यही उसे यह समझने पर मजबूर करता है कि यहाँ स्थिर रास्ता ढूंढना संभव नहीं है। चारों ने अपनी चाल को बदलते हुए अब केवल दरारों से बचने की बजाय उनके साथ चलने की कोशिश की, और धीरे धीरे उन्होंने उस फैलाव की दिशा को पकड़ लिया जिससे वे उन हिस्सों से बच सके जहां जमीन ज्यादा तेजी से टूट रही थी। अचानक उनके सामने एक ऐसा हिस्सा उभरा जहां सारी दरारें एक साथ मिलकर एक बड़ा खाली क्षेत्र बना रही थीं, और उस खाली क्षेत्र के बीच में एक हल्की सी चमक दिखाई दे रही थी जो स्थिर थी। और यही इस स्तर की अगली परीक्षा थी, क्योंकि अब उन्हें उस स्थिर बिंदु तक पहुंचना था, लेकिन उसके चारों तरफ पूरी जमीन अस्थिर थी। सिया ने उस चमक को ध्यान से देखा और उसे महसूस हुआ कि वह बाकी जगहों से अलग है, क्योंकि उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं है, जैसे वह इस पूरे बदलाव से बाहर है। जबकि आरव ने यह समझने की कोशिश की कि वहां तक पहुंचने का सुरक्षित रास्ता क्या हो सकता है, लेकिन उसे कोई स्पष्ट मार्ग नहीं दिखा। मेघा ने इस स्थिति को जोड़ते हुए कहा कि यह बिंदु शायद इस पूरे ढांचे का केंद्र है, क्योंकि जहां सब कुछ बदल रहा है वहां जो स्थिर है वही असली है, और इसका मतलब है कि उन्हें जोखिम लेकर वहां तक पहुंचना होगा। जबकि आदित्य ने बिना ज्यादा सोचे उस दिशा में कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने आगे कदम रखा, उसके नीचे की जमीन अचानक टूट गई, लेकिन वह पूरी तरह गिरा नहीं, बल्कि उसे महसूस हुआ कि उसके नीचे एक और परत है जो उसे सहारा दे रही है। और यही उसे यह समझने के लिए मजबूर करता है कि यह गिरावट नहीं बल्कि एक और स्तर का रास्ता है। चारों ने एक साथ उस दिशा में कदम बढ़ाया, और धीरे धीरे वे उस अस्थिर सतह से नीचे की परत में उतरने लगे, जहां अब जमीन स्थिर नहीं थी लेकिन पूरी तरह अस्थिर भी नहीं, बल्कि एक बीच की स्थिति में थी, जैसे यह उन्हें अगले स्तर के लिए तैयार कर रही हो। जैसे ही वे उस चमक के करीब पहुंचे, उन्होंने महसूस किया कि वो केवल एक बिंदु नहीं बल्कि एक द्वार है जो धीरे धीरे खुल रहा है, और उसके भीतर से एक नई तरह की ऊर्जा निकल रही है जो पहले से अलग थी, क्योंकि उसमें न तो केवल गति थी और न ही स्थिरता, बल्कि दोनों का एक नया रूप था। और यही संकेत था कि अब यह यात्रा एक और गहरे चरण में प्रवेश कर चुकी है, जहां अब तक की हर सीख को एक साथ इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि अब ये केवल रास्तों को पार करने की नहीं बल्कि उन सभी अनुभवों को एक साथ जोड़ने की बन चुकी थी। और इसी एहसास के साथ चारों उस खुलते हुए द्वार की ओर बढ़े, जहां हर अगला क्षण उन्हें उस अंतिम सच्चाई के और करीब ले जाने वाला था जिसे वे अब तक टुकड़ों में समझते आए थे, और अब उसे पूरी तरह देखने के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। जैसे ही वह चमकता हुआ द्वार पूरी तरह खुला, चारों ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसके भीतर कदम रखा, लेकिन जैसे ही उन्होंने उस सीमा को पार किया, उन्हें तुरंत यह महसूस हुआ कि वे किसी नए स्थान में नहीं बल्कि एक ऐसी स्थिति में प्रवेश कर चुके हैं जहां स्थान और समय दोनों अपनी सामान्य परिभाषा खो चुके हैं, क्योंकि यहाँ न तो जमीन स्पष्ट थी और न ही हवा का कोई निश्चित प्रवाह, बल्कि सब कुछ एक धीमी गहरी गति में तैरता हुआ प्रतीत हो रहा था, जैसे वे किसी स्थिर जगह पर नहीं बल्कि एक बहते हुए अनुभव के भीतर मौजूद हो। और यही इस स्तर की पहली अनुभूति थी, क्योंकि अब तक वे संरचनाओं के भीतर चल रहे थे, लेकिन यहाँ वे खुद उस संरचना का हिस्सा बन गए थे। आरव ने अपने हाथ को हल्का सा आगे बढ़ाया, और उसे महसूस हुआ कि उसके आसपास की जगह ठोस नहीं है, लेकिन पूरी तरह खाली भी नहीं, बल्कि एक ऐसी परत है जो उसके स्पर्श के अनुसार हल्की सी लहर बनाती है, जैसे वह उसे पहचान रही हो। और यही उसे यह समझने के लिए मजबूर करता है कि यहाँ हर क्रिया का असर केवल बाहर नहीं बल्कि इस पूरे वातावरण पर पड़ता है। सिया ने अपनी सांसों को नियंत्रित करते हुए महसूस किया कि यहाँ सांस लेना भी अलग है, क्योंकि हवा स्थिर नहीं है, बल्कि हर सांस के साथ वह खुद को बदल रही है, जैसे वह केवल ऑक्सीजन नहीं बल्कि एक अनुभव को भीतर ले रही हो। और यही उसे यह एहसास कराता है कि यहाँ शरीर भी उसी तरह प्रतिक्रिया दे रहा है जैसे वातावरण। मेघा ने इस पूरे अनुभव को जोड़ते हुए कहा कि यह जगह अब बाहरी नहीं रही, क्योंकि यहाँ वे केवल उस वातावरण के भीतर नहीं बल्कि उसके साथ जुड़े हुए हैं, और इसका मतलब है कि अब वे जो भी करेंगे वो सीधे इस पूरे ढांचे को प्रभावित करेगा। जबकि आदित्य ने अपनी चाल को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उसने महसूस किया कि यहाँ चलना संभव नहीं है,
क्योंकि जमीन नहीं है और उसे अपनी गति को किसी और तरीके से नियंत्रित करना होगा। धीरे धीरे चारों ने ये समझ लिया कि यहाँ आगे बढ़ने के लिए उन्हें अपने शरीर की बजाय अपने इरादे का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि जैसे ही वे किसी दिशा में जाने का सोचते हैं, उनका शरीर उसी दिशा में हल्का सा खींचने लगता है, जैसे ये जगह उनके विचारों के अनुसार उन्हें आगे बढ़ा रही हो। और यही इस स्तर की दूसरी परत थी, क्योंकि अब गति शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक हो गई थी। सिया ने सबसे पहले इस नए तरीके को अपनाया और उसने अपने ध्यान को एक दिशा पर केंद्रित किया, और कुछ ही सेकंड में उसने महसूस किया कि उसका शरीर उसी दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, जैसे उसने इस जगह के नियम को समझ लिया हो। जबकि आरव ने भी उसी तरह अपने इरादे को नियंत्रित करते हुए अपनी दिशा तय की। मेघा ने इस प्रक्रिया को और गहराई से समझते हुए कहा कि यहाँ केवल दिशा सोचने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर उनका ध्यान बिखरेगा तो उनकी गति भी बिखर जाएगी, और इसका मतलब है कि उन्हें अपने विचारों को पूरी तरह नियंत्रित करना होगा। जबकि आदित्य ने इस बार अपनी तेज प्रवृत्ति को रोकते हुए अपने ध्यान को स्थिर करने की कोशिश की, ताकि वह इस नए नियम के साथ तालमेल बना सके। धीरे धीरे चारों इस नए तरीके से आगे बढ़ने लगे, और अब वे उस बहते हुए क्षेत्र के भीतर ऐसे चल रहे थे जैसे वे किसी अदृश्य धारा के साथ बह रहे हों, लेकिन उनका नियंत्रण अब भी उनके पास था, क्योंकि वे अपनी दिशा खुद तय कर रहे थे। अचानक उनके सामने एक ऐसा क्षेत्र उभरा जहां वह धारा टूटने लगी, और अब वहां कई छोटी छोटी धाराएं अलग अलग दिशाओं में बह रही थीं, जैसे ये जगह फिर से जटिल हो रही हो। और यही इस स्तर की अगली चुनौती थी, क्योंकि अब उन्हें केवल एक दिशा नहीं बल्कि कई संभावित दिशाओं के बीच चुनाव करना था। सिया ने उन धाराओं को ध्यान से देखा और उसे महसूस हुआ कि वे पूरी तरह रैंडम नहीं हैं, बल्कि उनमें एक हल्का सा आकर्षण है जो उन्हें अलग अलग दिशाओं में खींच रहा है, जैसे हर धारा एक अलग अनुभव की ओर ले जा रही हो। जबकि आरव ने ये समझने की कोशिश की कि कौन सी धारा सबसे स्थिर है, ताकि वे उसी के साथ आगे बढ़ सकें। मेघा ने इस स्थिति को जोड़ते हुए कहा कि यह चुनाव केवल दिशा का नहीं बल्कि परिणाम का है, क्योंकि हर धारा उन्हें अलग स्थिति में ले जाएगी, और इसका मतलब है कि उन्हें केवल सबसे आसान रास्ता नहीं बल्कि सबसे सही रास्ता चुनना होगा। जबकि आदित्य ने इस बार बिना जल्दबाजी के हर धारा को महसूस करने की कोशिश की, ताकि वह समझ सके कि कौन सी दिशा सबसे संतुलित है। कुछ ही पलों में चारों ने एक ऐसी धारा को चुना जिसमें आकर्षण और स्थिरता दोनों का संतुलन था, और जैसे ही उन्होंने उसमें खुद को छोड़ा, वे धीरे धीरे उस दिशा में आगे बढ़ने लगे जहां अब तक की गति से अलग एक नई लय थी, जो न बहुत तेज थी और न बहुत धीमी, बल्कि एक नियंत्रित प्रवाह था। जैसे जैसे वे उस धारा के साथ आगे बढ़े, उनके आसपास का वातावरण बदलने लगा, और अब वहां हल्की हल्की संरचनाएं उभरने लगीं, जो पहले से अलग थीं, क्योंकि वे स्थिर नहीं थी बल्कि उस धारा के साथ चल रही थीं, जैसे वे उसी का हिस्सा हों। और यही इस स्तर का अगला संकेत था, क्योंकि अब ये जगह उन्हें एक नई संरचना की ओर ले जा रही थी। अचानक वह धारा एक बड़े खुलते हुए क्षेत्र में आकर समाप्त हुई, जहां अब कोई गति नहीं थी बल्कि एक गहरी स्थिरता थी। लेकिन इस बार यह स्थिरता पहले जैसी नहीं थी, क्योंकि इसमें एक स्पष्ट ऊर्जा थी, जैसे ये किसी अंतिम बदलाव का संकेत हो। और चारों उस क्षेत्र के बीच खड़े थे जहां अब तक की हर सीख एक साथ उनके भीतर सक्रिय थी, क्योंकि अब ये यात्रा उस बिंदु तक पहुंच चुकी थी जहां उन्हें केवल आगे बढ़ना नहीं बल्कि यह समझना था कि वे इस पूरे अनुभव को कैसे एक रूप में जोड़ सकते हैं। और इसी एहसास के साथ वे उस गहरी स्थिरता के भीतर खड़े रहे, जहां हर अगला क्षण उन्हें उस अंतिम सच्चाई के और करीब ले जाने वाला था, जिसे वे अब तक अलग अलग स्तरों पर महसूस करते आए थे और अब उसे पूरी तरह देखने के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। तो दोस्तों, यह था आज का एपिसोड। आशा करता हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी यह कहानी अच्छी लग रही है और आप आगे के नए एपिसोड सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल विकल्प पर क्लिक करें, ताकि आपको हमारे नए अपलोड किए गए एपिसोड की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और इसे अपने परिवार व दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।